हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पॉइंट नंबर 4 के बाद आता है पॉइंट नंबर 5, मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट एंड फॉर्मेट। तो देखो आप लोगों को मैंने जितने भी 4 पॉइंट लिखवा है ना वो एक बार रिवाइज कर लेना, और ये 5वां पॉइंट पढ़ने से पहले एक बार अपने पेज को पलट लेना। तो पॉइंट नंबर 5 में हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिखा है। देखो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 1 में लिखा था कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालनी है, ऐसा डायग्राम मैंने बनाया था। तो अब अपने को जो टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो वो टोटल कॉस्ट मतलब बहुत सारे आइटम ऑफ एक्सपेंसेस का अपन जोड़ करने वाले हैं, और वो जोड़ करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मेट चाहिएगा अपने को। तो अपने को ये दोनों बातें सीखनी। तो हमने लिखा ए फॉर्मेट इन विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। एक सिस्टमेटिक मैनर में आपकी जो टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी उसी फॉर्मेट को अपन क्या नाम दे देंगे, कॉस्ट शीट अपन उसको नाम दे देंगे। तो हमने बात की थी कल कि ध्रुव स्टोन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो फिनिश गुड्स बना के बेचती है, मटेरियल यूज करती है, लेबर एक्सपेंसेस यूज होते हैं, फिर सेलिंग प्राइस निकाला जाता है। तो इसके अंदर फिर हमने बात की थी कि इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। फैक्ट्री का पार्ट होता है, दूसरा इसका ऑफिस का पार्ट है, और तीसरा इसका शोरूम मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो ये सारे खर्चे, इन सारे खर्चों को एक सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ना है, और टाइप्स ऑफ कॉस्ट मैंने आपको कल बताया था, वो वाला फैक्टर भी इस्तेमाल करना है। तो एक ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मेट में देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कल हमने डायरेक्ट बांटा था, डायरेक्ट वाली कॉस्ट और इनडायरेक्ट वाली कॉस्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे जितना यूज हुआ हो, फिर डायरेक्ट लेबर। ध्यान रखना डायरेक्ट लेबर का एक दूसरा नाम भी है प्रोडक्टिव लेबर, और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो इन तीनों का जोड़ प्राइम कॉस्ट। देखो जब आप ये कॉपी में लिखो ना, तो एक बात का ध्यान रखना, जो एलिमेंट होंगे वो इस लाइन के पास में लिखना, और जो इनका जोड़ होगा ना जैसे प्राइम कॉस्ट, वो इस लाइन के पास रखना, ताकि आपका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ से सबसे पहले मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिखा, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का जोड़ लगाया, तो इसका नाम मैंने इस साइड लिखा, प्राइम कॉस्ट की साइड। फिर हमने बोला फैक्ट्री के खर्चे, यहाँ वाली फैक्ट्री के खर्चे आ जाएंगे। फैक्ट्री के खर्चे आ जाएंगे 1, 2, 3, 5, 10 जितने भी हों यहाँ पे आपको लिख देने हैं। उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, या वर्क्स कॉस्ट इसका नाम होगा। दूसरा ऑफिस के खर्चे आ जाएंगे, जितने भी होंगे वो इधर आ जाएंगे। इसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्यार से हम इसको COP नाम से भी बुलाया करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया करेंगे, फिर टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, और क्या निकलाएगा आपका, सेल्स निकलाएगा। तो आपको ये जल्दी से फॉर्मेट कॉपी करना है, फिर अपन पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से ये सारा फॉर्मेट आप अपनी कॉपी में नोट कर लो जल्दी से। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि कैन वी ऐड ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट। कहने का मतलब कि अपन जो टोटल कॉस्ट निकालेंगे फिनिश गुड्स की, क्या उसमें सभी प्रकार की कॉस्ट को शामिल किया जाएगा क्या। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके अपन सारी बात को समझते हैं। पार्ले जी बिस्किट का बात करते हैं अपन। पार्ले जी बिस्किट जो है उसका सेल प्राइस कितना है सर, 5 रुपये मिलता है पार्ले जी बिस्किट। मैंने बोला ठीक है, पार्ले जी बिस्किट मिलता है जी 5 रुपये में। तो ये 5 रुपये का बाइफर्केशन क्या होगा, इन्होंने भी तो कॉस्ट शीट बनाई होगी, जो भी पिछले वाले पॉइंट पे देखा अपन ने एक प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाई होगी। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए इसमें मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, और फिर फैक्ट्री के खर्चे, फिर ऑफिस के एक्सपेंडिचर, और फिर शोरूम के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंडिचर, ये सारा कुछ मिला के मान लीजिए इसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है ना वो बनती है 4 रुपये, और प्रॉफिट है मान लीजिए 1 रुपये। इस प्रकार ये जो सेलिंग प्राइस है पार्ले जी का वो आता है 5 रुपये। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास करता हूँ कि 5 रुपये का सेलिंग प्राइस है, उसमें 4 रुपये टोटल कॉस्ट है। इस कॉस्ट में मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, शोरूम के खर्चे, सारे खर्चे आ गए क्या, या कोई ऐसे भी एक्सपेंडिचर हैं जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं आएंगे। तो उसकी एक लिस्ट हमने बनाई कि भाई देखो ये वाले जो एक्सपेंडिचर है ना, ये वाले एक्सपेंडिचर होते तो कंपनी के अंदर ही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, लेकिन इन खर्चों को कस्टमर को जो प्रोडक्ट हम बेचने वाले हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए पहला एक एक करके अपन देखते हैं। पहला है जी अबनॉर्मल लॉस, या लॉस बाई फायर या थेफ्ट। तो हमने बोला देखो मान लीजिए आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाए, आग लग जाने के कारण मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का सामान है ना वो जल के राख हो जाए। तो मेरे को बताइए, क्या आप कस्टमर को कल से ऐसा बोल देंगे क्या कि 5 का पार्ले जी अब मिलेगा 7 में, क्योंकि हमारी दुकान में ना आग लग गई थी।
तो आग लगना इज ए अबनॉर्मल रीजन। अबनॉर्मल रीजन बोले तो जो केयरलेस वर्किंग के कारण जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको बोलते हैं अपन अबनॉर्मल लॉस। जैसे आग लगना, चोरी होना, ये हमारी केयरलेस वर्किंग थी इसलिए ये खर्चे हो गए। तो पहला हमने बोला भाई देखो सारे खर्चे आएंगे लेकिन अबनॉर्मल लॉस टोटल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब टोटल कॉस्ट का पार्ट वही अमाउंट बनेगा जो कस्टमर से लिया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। तो हमने बोला पहला अबनॉर्मल लॉस अगर कंपनी के अंदर हुआ है तो वो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं आएगा, प्रोडक्ट महंगा नहीं बेच पाएंगे आप, 5 रुपए में ही आपको बेचना पड़ेगा। दूसरा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट अभी इसको मैं होल्ड पे रखता हूं, तीसरे पे आइएगा। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मान लीजिए ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, 5 रुपए का पार्ले जी अपन बेचते हैं। अपन ने आज से 10 साल पहले ना एक 50 लाख रुपए की जमीन हमने खरीदी थी, एक लैंड हमने खरीदी थी 50 लाख रुपए की। आज है ना हमारे यहाँ पे हमने उसको बेचा तो 50 लाख की जमीन थी, वो 30 लाख रुपए में हमारी सोल्ड आउट हो गई। तो लॉस कितना हो गया? 50 का सामान 30 में बेचा तो 20 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। और आपकी दुकान पे पार्ले जी बिस्किट खरीदने आया, आपने बोला भाई पार्ले जी 5 का नहीं है 7 रुपए का बेचेंगे। कस्टमर ने पूछा क्यों? तो आप जवाब देना नहीं, हमारे मालिक साहब ने एक ज़मीन खरीदी थी, वो 50 लाख की खरीदी थी, अब 30 लाख की हो गई, 20 लाख का नुकसान हो गया, ये नुकसान हम तुमसे ही वसूल करेंगे। बताइए क्या ऐसा प्राइस जो आपने इंक्रीज किया है क्या कस्टमर 7 रुपये दे देगा या कस्टमर 5 रुपये में ही खरीदने को रेडी होगा? सर 5 रुपये में ही बेचा जाएगा, 7 में नहीं बेचा जाएगा। मतलब इस ट्रांजैक्शन का कस्टमर से कोई लिंक नहीं है। भाई हमारा तो बिजनेस ही है, इस बिजनेस में नफे नुकसान होते रहते हैं, प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं, लेकिन सारे प्रॉफिट एंड लॉस का कनेक्शन कस्टमर के साथ नहीं होता, इसलिए 7 रुपये में नहीं बेचेंगे। हमने बोला चाहे लैंड को बेचने पे प्रॉफिट या लॉस हुआ हो उसका कस्टमर से कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए अगर लॉस हुआ है तो उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो यही बात हमने लिखा, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। या इसका उल्टा पढ़ेंगे, मान लीजिए 50 लाख का लैंड था, 80 लाख में बिक जाए, 80 में बिक जाए तो 30 लाख का आपको फायदा हो गया। 50 का लैंड 80 में बिकेगा, 30 लाख का फायदा हो गया। क्या पार्ले जी सस्ता कर दोगे क्या? आज से पार्ले जी 3 रुपए का? नहीं सर नहीं। कहने का मतलब हमारी कोई एसेट्स है, हमारी कोई बिल्डिंग है, उनको हम महंगा बेच दें, सस्ता बेच दें, उनका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। 2 बातें हमने पढ़ ली। पहला अबनॉर्मल लॉस, जो हमारी गलती के कारण कोई नुकसान हुआ है वो कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा प्रॉफिट या लॉस। तीसरा है जी इनकम टैक्स पेड। मैं पार्ले जी का मालिक, भाई बहुत मोटी पार्टी, मैं बहुत मोटी पार्टी और मैं पार्ले जी का मालिक, मैंने क्या करा 50 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करा है अब की बार। और 50 लाख का जैसे इनकम टैक्स पे किया तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर हो गया तो मैंने बोला आज से पार्ले जी 5 का नहीं भाई, आज से पार्ले जी 7 रुपए का। तो बताइए क्या 7 रुपए का बिक पाएगा क्या? नहीं सर नहीं। इस खर्चे का कस्टमर से कोई कनेक्शन नहीं है, इस प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स पेड बाय ओनर इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट। तो इनकम टैक्स अगर पे किया है तो ये ओनर की पर्सनल लाइबिलिटी है, ये कस्टमर की लाइबिलिटी नहीं है। ड्राइंग्स, लो जी लो, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसा खर्च कर दिया। मैं भाई पार्ले जी चलाता था और पैसा इतना ज़्यादा था कि मैंने भाई साहब गाड़ी ले ली एक बढ़िया वाली, है ना, ओडी गाड़ी ले ली मैंने एक, ठीक है, ओडी गाड़ी ले ली मैंने, 80 लाख रुपए की गाड़ी आई। बताइए क्या पार्ले जी महंगा कर दें क्या? नहीं सर नहीं। इस खर्चे का पार्ले जी के प्रोडक्शन से या कस्टमर से कोई कनेक्शन नहीं है, ये सेपरेट खर्चा है, ओनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इसलिए इस खर्चे को टोटल कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ड्राइंग्स भी आपका है वो टोटल कॉस्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता जी बैड डेट्स। बैड डेट्स तो आप ये बताइए बैड डेट्स जो होते हैं वो सेल करने के बाद होते हैं या सेल करने के पहले होते हैं? बैड डेट्स सेल करने से पहले होते हैं या सेल करने के बाद में होते हैं? सर बाद में होता है, पहले फिनिश गुड्स बनाएंगे फिर सेल करेंगे, फिर पैसा नहीं आया तो वो बैड डेट्स कहलाए जाएंगे। तो एक बात बताओ, अपन सेलिंग प्राइस
सेल होने से पहले कैलकुलेट करेंगे कि बाद में करेंगे? कस्टमर आने से पहले सेलिंग प्राइस तैयार रखेंगे निकाल के, या कस्टमर आके सामान ले जाएगा बाद में करेंगे? सर सेलिंग प्राइस पहले कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मैंने पार्ले जी उधार में बेच दिए, मैंने पार्ले जी 20 लाख रुपए के उधार में बेच दिए और सारे पैसे डूब गए, बैड डेट्स हो गए। अब आने वाले साल में मैं चाहता हूँ पार्ले जी 5 का नहीं भाई, अब पार्ले जी 8 रुपए का होगा। क्यों होगा? क्योंकि पिछले साल मैंने उधार बेचा था, वो पैसा डूब गया, अब पैसा नहीं आया, तो जो पिछले साल का जो डूबा हुआ पैसा है वो मैं आगे आने वाले कस्टमर से प्रोडक्ट को महंगा बेच के रिकवर करूंगा। क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? नहीं जी नहीं। तो हमने बोला भाई बैड डेट्स जो हो गए हैं वो भी पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे। पार्ले जी कितने का रहेगा? 5 रुपए का ही रहने वाला है। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो तो ये भी ऐड नहीं होगा। हाँ, इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर नोशनल कॉस्ट, ये क्या होता है सुनिएगा। इम्प्यूटेड कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट, मान लीजिए मेरे पास में फैक्ट्री की बिल्डिंग है ना, वो खुद की थी। इसकी जो बिल्डिंग है ना वो मेरी खुद की है, मैं ही उसका मालिक हूँ। इसका मतलब मैं उसका मालिक हूँ तो मैं कोई भी रेंट का पेमेंट, बिल्डिंग के कोई भी रेंट का पेमेंट नहीं करता। लेकिन एक दूसरा आदमी है, उसके पास पार्ले जी जैसा ही एक प्रोडक्ट बनाता है, उसके पास में बिल्डिंग खुद की नहीं है, उसकी बिल्डिंग है ना वो रेंटेड है, और वो रेंट है वो रुपीज़ मान लीजिए 1000 रुपये रेंट वो पे करता है। तो एक बात बताओ मेरे को, जब कॉस्ट शीट बनाई जाएगी, कॉस्ट शीट जब बनाई जाएगी तो उसमें जब फैक्ट्री के खर्चे लिखेंगे तो मेरे को बताइए, जब ये आदमी जिसके पास में खुद की बिल्डिंग है जो 1 रुपया रेंट का पे नहीं करता, क्या वो फैक्ट्री रेंट के नाम से कुछ रुपया यहाँ पे लिख सकता है क्या? कॉस्ट शीट में लिख सकता है क्या? या पार्ट ऑफ कॉस्ट बना सकता है क्या? नहीं। हमने बोला भाई वही अमाउंट कॉस्ट शीट में आएगा जितने रुपए के रिसोर्सेज हमने यूज करे हैं। तो बताइए क्या इसने रेंट पे किया है क्या? असल में नहीं किया, तो हमने बोला ये यहाँ पे नहीं लिख सकता। अच्छा, दूसरा, ये आदमी था जिसके पास रेंटेड प्रॉपर्टी है, जब ये अपनी कॉस्ट शीट बनाएगा तो ये रेंट वर्ड का यूज करके यहाँ पे 1000 रुपये कॉस्ट शीट में लिख सकता है, क्योंकि इसने 1000 रुपये का रेंट पे किया है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये वाला जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी है ये भी ऐसे सोचे कि अगर बिल्डिंग मेरी ना होती तो मैं भी उतना ही रेंट पे कर रहा होता, इसलिए मैं भी रेंट का 1000 रुपये अपनी वाली कॉस्ट शीट में जोड़ देता। मतलब मानी गई कॉस्ट है, नहीं मान ली गई कि अगर ये प्रॉपर्टी मेरी ना होती तो मैं इतने रुपए का रेंट पे करता, इसलिए मैं ये रुपए भी इसमें ऐड कर लेता हूँ। ऐसी कॉस्ट को कॉस्टिंग में बोला जाता है नोशनल कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, जो अपने रिसोर्सेज हैं उनकी क्या कॉस्ट। ठीक है, अच्छा जी, इम्प्यूटेड कॉस्ट। नेक्स्ट आता है जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है पुरानी चीज़ तो हमने बेच दी, नई चीज़ हम ले आए। मान लीजिए मैंने एक मशीनरी थी 1 लाख रुपए की, हमने पुराने वाली बेची, नई वाली अपन 50 लाख की मशीन लेके आए, तो अपन टोटल कॉस्ट में 50 लाख ऐड नहीं करेंगे। ये होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब पुराना सामान दे दिया, नया अपन लेके आए। तो इस प्रकार का अगर कोई आपने आदान प्रदान किया है तो वो भी पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। हाँ, इसका डेप्रिसिएशन फिर भी अपन चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है। अच्छा जी, लास्ट आता है जी अंडर राइटर कमीशन। अंडर राइटर कमीशन बोले तो देखो, शेयर बिकवाने के लिए आपने पता है कि आप मीडिएटर होते हैं, 11th-12th में आप पढ़ के आए हैं। शेयर बिकवाने के लिए कुछ लोग, एजेंसी होती हैं जिनको अंडर राइटर बोलते हैं। इस कंपनी, ये पार्ले जी कंपनी अपना शेयर बिकवाना चाहती है, उसमें 10 लाख रुपये अंडर राइटर कमीशन दे दिया। तो बताइए क्या वो 10 लाख रुपये से प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी होगी क्या? नहीं होगी। तो इसलिए अंडर राइटर कमीशन भी यहाँ पे नहीं आएगा। और कोई एक्सपेंडिचर हो जो कस्टमर से चार्ज नहीं कर जाते तो वो भी नहीं आएंगे। हाँ जी, तो एक पॉइंट बचा हुआ था कि फाइनेंस कॉस्ट को कॉस्ट शीट में ऐड क्यों नहीं करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल आप समझेंगे कि एक आदमी है, ये गरीब आदमी, मतलब इसके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, और ये एक अमीर आदमी जिसके पास में पैसा है। तो इसने तो सामान खरीदा है कैश में और इसने सामान खरीदा है उधार में, मतलब क्रेडिट में। ठीक है, तो पहली बात बताइए मेरे को, जब सामान अगर कैश में खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो मान लीजिए इसको डिस्काउंट मिला, तो इसने एंट्री क्या बनाई होगी परचेज की? परचेज डेबिट किया होगा 10 रुपये से, टू कैश डिस्काउंट 2 रुपये और टू कैश 8 रुपये, ये एंट्री बनाई होगी।
और इसने क्योंकि क्रेडिट में सामान खरीदा तो इसने एंट्री क्या बनाई होगी, परचेज डेबिट 10 रुपये से किया होगा, और टू क्रेडिटर्स आया होगा इसका 10 रुपये आया होगा। अब सवाल ये है कि मेरे को ये बताइए, मान लीजिए मिस्टर बी है और ये मिस्टर ए है। मिस्टर बी के लिए इस परचेज जो 10 रुपये का सामान मटेरियल लाए हैं, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो आप क्या बताएंगे सर? कॉस्ट होगी सर इसकी 8 रुपये, कॉस्ट होगी 8 रुपये। आपका जवाब 8 रुपये हो सकता है। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है, सर तो अब सवाल ये है कि मिस्टर बी के लिए कॉस्ट कितनी होगी और मिस्टर ए के लिए कॉस्ट कितनी होगी। तो पहले बताइए, मिस्टर बी के लिए जो सामान 10 रुपये का खरीदा गया है, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो आपका आंसर हो सकता है सर ₹8 रुपये कॉस्ट होगी इसके लिए, 8 रुपये कॉस्ट होगी, क्योंकि इसकी जेब से पैसा कितना गया है, कैश आउटफ्लो कितना गया है, 8 रुपये। तो फिर आप बताइए मिस्टर ए के लिए इस परचेज किए गए सामान की कॉस्ट कितनी होगी? सर इसके लिए 10 रुपये होगी। ऐसा क्यों भाई? इसके लिए 8 रुपये कॉस्ट क्यों और इसके लिए 10 रुपये कॉस्ट क्यों, ऐसा क्यों? देखो, अगर आपका आंसर 8 रुपये है तो इसका मतलब है आपने ये रूल लगाया है कि जितना कैश आउटफ्लो होता है कॉस्ट भी उतने ही रुपये होती है। आपने ये रूल लगाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैश आउटफ्लो 8 रुपये हुआ था, इसलिए इसकी कॉस्ट भी कितनी है, 8 रुपये। इसका मतलब आपने जो रूल लगाया है वो ये है कि जितना कैश आउटफ्लो उतनी ही कॉस्ट। तो अगर यही रूल इस पर लगाओगे तो यहाँ पे तो कैश आउटफ्लो है ही नहीं, उधार में सामान है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट 0 होनी चाहिए। इसका मतलब आपका या तो 8 रुपये आंसर गलत है, और अगर 8 रुपये आंसर गलत है, 8 रुपये आंसर अगर आपका सही है तो फिर आपका इधर ये 0 आंसर आना चाहिए, फिर ये आपका गलत है। तो कहने का मतलब आपने जो रूल लगाया है वो लगाया है कि जितना कैश आउटफ्लो होता है उतनी ही कॉस्ट होती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो सर कैसा होगा? तो एक बात बताओ जरा, ये परचेज अकाउंट बनाएगा, ये अपना परचेज अकाउंट बनाएगा, तो उसमें कैसे लिखेगा? इधर लिखेगा टू क्रेडिटर्स 10 रुपये, और ये जब अपना अकाउंट बनाएगा, परचेज अकाउंट बनाएगा, तो उस परचेज अकाउंट में कैसे लिखेगा? टू कैश डिस्काउंट 2 रुपये और टू कैश 8 रुपये। तो मेरे को बताओ, परचेज में इधर भी 10 रुपये लिखे गए और परचेज में यहाँ पे भी 10 रुपये लिखे गए, तो अब बताओ दोनों की कॉस्ट कितनी है? सर परचेज तो 10 रुपये का हुआ, इसलिए मतलब परचेज किया गया 10 रुपये का, तो कॉस्ट भी कितनी होगी, 10 रुपये की। और अभी जो हमने फॉर्मेट लिखा है उसमें देखना डायरेक्ट मटेरियल लिखा, पहले देखना डायरेक्ट मटेरियल लिखा है फॉर्मेट में कि डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए का यूज हुआ। और बताइए, चाहे सामान उधार में खरीद लो चाहे सामान आप कैश में खरीद लो, जो मटेरियल जो यूज हुआ है वो 10 रुपये के रिसोर्सेज यूज हुए हैं, इसलिए आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपये होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कैश डिस्काउंट मिला है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, कैश डिस्काउंट है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। अच्छा सर, दूसरा लिखा सर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, तो सुनिएगा, अगर मान लीजिए इसने सामान उधार में खरीदा है तो कल को ये 2 रुपये इंटरेस्ट पे करेगा। मान लीजिए इसने 2 रुपये कल को इंटरेस्ट पे करे, तो एंट्री क्या बनाएगा, ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 2 रुपये। तो क्या बताइए, अब इसकी कॉस्ट 12 हो जाएगी क्या, 10 की बजाय 12 हो जाएगी क्या? नहीं जी नहीं, परचेज अकाउंट में तो अब भी 10 रुपये ही आएंगे। तो इसका मतलब जितने रुपए के रिसोर्सेज यूज करेंगे उतने ही रुपए की कॉस्ट मानी जाएगी। चाहे कैश में खरीद के डिस्काउंट ले आओ तो भी कॉस्ट कम नहीं होगी, और उधार में खरीद के अगर आप लेटर ऑन इंटरेस्ट पे करो तो उससे भी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखना, काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कैश डिस्काउंट को ऐड या लेस क्यों नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब है सामान कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, और प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं तो कैश डिस्काउंट मिलता है। तो हमने बोला भाई कॉस्टिंग में आप ये देखिए रिसोर्सेज कितने रुपए के यूज किए हैं, परचेज अकाउंट में कितना लिखा है, जितना परचेज अकाउंट में लिखा है उतने ही रुपए की कॉस्ट मानी जाएगी, भले ही आपने कैश में खरीदा हो, क्रेडिट में खरीदा हो, कैश डिस्काउंट मिला हो, या लेटर ऑन आपने इंटरेस्ट पे किया गया हो। तो फाइनेंस या कैश डिस्काउंट या इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट आपके नहीं होंगे। ध्यान रखिए, हर बार एग्जाम में इसमें से 1 से 2 नंबर के MCQ आते ही आते हैं कि कौन से वाले कॉस्ट हैं वो पार्ट ऑफ कॉस्ट होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो यहाँ तक क्लियर रखिए इनको, और ये वाला डायग्राम कॉपी कर सकते हैं आप, अपने एग्जाम्पल के तौर पर इसको उतार सकते हैं।
तो पॉइंट नंबर जो 6 है उसका करेक्ट क्या है, कैन वी ऐड ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट, नहीं। तो हमने बोला सभी प्रकार की कॉस्ट शीट नहीं आएंगी, तो आंसर लिखिए नो। इन कॉस्ट शीट ओनली दैट आइटम ऑफ कॉस्ट can be written, which can be recovered from customer। तो हमने बोला भाई देखो सभी प्रकार की कॉस्ट है वो कॉस्ट शीट में नहीं आती हैं, सिर्फ वही कॉस्ट आएंगी जो कस्टमर से रिकवर करी जा सकती हैं। हिंदी में भी एक लाइन लिख लीजिएगा, कस्टमर से जो रिकवर की जा सके, सिर्फ वही कॉस्ट शीट में लिखी जाएगी, कॉस्ट शीट में आएगी। ये बात ध्यान रखना। इस चैप्टर का एक ही ऑब्जेक्टिव था, पॉइंट नंबर 1 में हमने लिखा था कि कितना अमाउंट कस्टमर से टोटल कॉस्ट के बदले में रिकवर करना चाहिए। तो 6 पॉइंट में आके हमको एक कंक्लूजन मिला है कि सारी प्रकार की जितने भी कंपनी में जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो सारे कस्टमर के प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। कुछ ये वाले खर्चे हैं जो कस्टमर से चार्ज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट पूरा होता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर जो 7th है, 7th में लिखेंगे आप लोग आइटम ऑफ कॉस्ट एंड देयर प्लेस इन कॉस्ट शीट, कि कौन सा एक्सपेंडिचर किस हेड में आएगा। जैसे अभी अभी अपने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो बनाया था वो कौन सा खर्चा किस हेड में आएगा। तो सबसे पहले ऊपर अपने कॉस्ट शीट में लिखा था डायरेक्ट मटेरियल, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक जितना हो वो लिखना है, प्लस परचेज करना है, कैरेज इनवर्ड मतलब पहुंचने तक के खर्चे ऐड करने हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देना है, कोई नॉर्मल स्क्रैप हो तो वो लेस कर देना ही आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम हुआ है कस्टमर से उतने ही रुपए का चार्ज करना है, इसलिए पहली हेडिंग होगी डायरेक्ट मटेरियल, उसमें ये एलिमेंट आपके आएंगे। दूसरा एलिमेंट था इसके अंदर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में कई बार आपको प्रोडक्टिव लेबर लिखा मिल सकता है या डायरेक्ट वेजेस लिखा मिल सकता है, तो वो डायरेक्ट लेबर हेड में ही आएंगे। सी पॉइंट आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ गिने चुने आइटम ही हैं, जैसे चार्जेबल एक्सपेंस हो गए, सॉफ्टवेयर चार्जेस हो गए, रॉयल्टी हो गया, स्पेशल इक्विपमेंट हो गया, ये कुछ डिजाइन चार्जेस हैं, ये आपके आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। फाउंडेशन लेवल पे जितने आप जो लगभग क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मिला करेंगे, मतलब लगभग क्वेश्चन में ये 0 होने वाला है। इंटर लेवल पे थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपेंस का ज़्यादा जिक्र यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आता है जी फैक्ट्री के खर्चे कौन कौन से होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स नामक जो उसमें जो लोट बना हुआ था उसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे। तो फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट अगर देते हैं तो रेंट आ जाएगा, रेंट नहीं देते तो खुद की बिल्डिंग है तो उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फैक्ट्री वर्कर सैलरी है वो आ जाएगा, लूज टूल रिटर्न ऑफ है ये आ जाएंगे, छोटे मोटे जो लूज टूल्स होते हैं उनका डेप्रिसिएशन को लूज टूल रिटर्न ऑफ बोला जाता है। फैक्ट्री की लाइटिंग है, पावर बिजली है, फ्यूल ऑयल वाटर स्टीम वगैरह यूज हुआ है, गैस का यूज हुआ है। होलेज मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के, मतलब माल ढुलाई करने में जो खर्चा लगता है। अच्छा जी, टेक्निकल डायरेक्टर फीस, ये एग्जाम में आया हुआ है कि टेक्निकल डायरेक्टर फीस है वो कहाँ आता है। देखो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे, जैसे आपको एक 8-9 एक्सपेंडिचर की एक लिस्ट दी जाएगी और इसमें फिर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सा एक्सपेंडिचर किस हेड में आएगा। तो जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें टेक्निकल डायरेक्टर फीस वाला पॉइंट ध्यान में रखना। मटेरियल स्टोरेज का जो खर्चा होगा मटेरियल का वो आपका यहाँ पे आएगा। स्टोर कीपर जो होगा वो यहाँ पे आएगा। ड्राइंग ऑफिस सैलरी का मतलब है ऑफिस के ड्राइंग ऑफिस सैलरी का मतलब है फैक्ट्री की बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा ऑफिस है जो फैक्ट्री को रेगुलेट करने के लिए होता है, तो उसको ड्राइंग ऑफिस सैलरी बोलते हैं। अदर फैक्ट्री या वर्क्स डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, और एक और जोड़ सकते हैं इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी।
प्लांट एंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपका फैक्ट्री कॉस्ट में ही आता है। तो डी पॉइंट तक ये हो गए। नेक्स्ट लिखते हैं अपन ऑफिस में कौन कौन से आएंगे और शोरूम के अंदर कौन कौन से एक्सपेंडिचर आपके आने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर ई में आता है आपका ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस में क्या क्या आइटम आते हैं, लीगल एक्सपेंस हो गए, ऑडिट की फीस हो गई, बैंक के कुछ खर्चे हो गए, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिजनेस को चलाने के लिए स्टार्टिंग में जो करे जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस का रेंट या फिर डेप्रिसिएशन हो गया या अदर ऑफिस के एक्सपेंडिचर हो गए, ये आपके ऑफिस ओवरहेड के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एग्जाम में ये दोनों एक साथ भी पूछे जा सकते हैं और अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए सेलिंग के खर्चे अलग हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के अलग हैं। सेल्स करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। एडवर्टीजमेंट कराते हैं अपन, शोरूम खोलते हैं अपन, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके अंदर कमीशन सेल्समैन को देते हैं, सेल्समैन को अपन सैलरी देते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ मार्केट रिसर्च करवाते हैं अपन कि किस मार्केट में कितना प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, कॉस्ट ऑफ टेंडर्स, फिर अपन जैसे कुछ सामान बेचने के लिए कुछ टेंडर्स को अपन एड्रेस करते हैं, उसमें कुछ खर्चा लगता है, और सैंपल फ्री बांटते हैं, कुछ गिफ्ट बांटते हैं, तो ये सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंस आते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टेंडर्स एग्जाम में आया हुआ है आपका। नेक्स्ट आता है जी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कि जो सामान को डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो खर्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। काउंटिंग हाउस सैलरी, काउंटिंग हाउस का मतलब होता है जो जहाँ पे सामान गिना जाता है, तो वो जो गिनने वाले जो लोग होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, काउंटिंग हाउस सैलरी। डिमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शनी लगाना होता है, पैकिंग होता है, इसके अंदर रेंट ऑफ वेयर हाउस आता है, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी वैन, जो डिलीवरी वैन जाएगी, कैटलॉग्स एक बुक होती है जिसके अंदर हम कुछ अपने सैंपल रखते हैं कि हम ये इसी प्रकार का सामान रखते हैं, तो कैटलॉग्स आ गया, ब्रांच एक्सपेंस आ गए, कलेक्शन चार्जेस आ गया, ये सारे के सारे आइटम आपको ध्यान रखने हैं। जो अपन ने ये पॉइंट नंबर 7 था, इसके अंदर मान के चलिए 2 से लेके 4 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन बनते हैं, ये कौन सा एक्सपेंडिचर कहाँ आता है। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में, फिर अपन थोड़ा सा और आगे चलेंगे। तो पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं अपन। पॉइंट नंबर 8 है टाइप ऑफ स्टॉक एंड एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक इन कॉस्ट शीट। तो आप ये 11th-12th में पढ़ के आ चुके हैं कि जो स्टॉक होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो रॉ मटेरियल होता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस जिस पे काम चल रहा होता है, और एक फिनिश गुड्स होता है। वर्क इन प्रोग्रेस को अपन जनरली WIP भी लिख सकते हैं इसको। तो 3 प्रकार का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। और इसकी एडजस्टमेंट है वो कॉस्ट शीट में कैसे होगी। तो एक फॉर्मेट तो अपन ने लिखा ही था अभी, एक फॉर्मेट और लिखना, ये बड़ा वाला फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट तभी यूज करेंगे अपन जब क्वेश्चन में हमको रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स में से कोई एडजस्टमेंट, मतलब इनका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होगा, तब अपन इसको एडजस्ट करके चलेंगे। तो आप अपना एक बड़ा सारा पेज लीजिएगा, एक साइड का पूरा पेज आपका आ जाएगा उसके अंदर, तो ये फॉर्मेट आप लिखिएगा। इस फॉर्मेट में देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक शुरुआत में आपको लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर परचेज इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ड यहाँ तक आ जाएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा ये, फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका नाम होगा प्राइम कॉस्ट, जो पिछले फॉर्मेट में था वही वाले नाम रहेंगे, या फिर डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। फिर अपन इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे, जितने भी खर्चे होंगे फैक्ट्री के अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। इसके कई नाम हैं, इसको बोलेंगे अपन ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं, दूसरा नाम ग्रोस वर्क्स कॉस्ट बोल सकते हैं, तीसरा नाम ग्रोस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल सकते हैं, चौथा नाम ग्रोस प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस करेंगे, तो ये नेट हो जाएगी, नेट फैक्ट्री वर्क्स मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद अपन ऑफिस के खर्चे जोड़ेंगे, तो इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये है प्रोडक्शन कॉस्ट, ये फैक्ट्री के खर्चे जोड़ने के बाद आती है, और ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आती है ऑफिस के एक्सपेंडिचर जोड़ने के बाद। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, इसमें कॉस्ट वर्ड बाद में है, इसमें कॉस्ट वर्ड पहले है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये इधर आ जाएगी। यहाँ ध्यान रखना क्वांटिटी भी अपने को लिख के चलनी है, और फिर ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर लिखना है जितना दे रखा होगा क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक का अपन वर्किंग नोट से समझेंगे, और ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर COGS। यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा के यहाँ लिख देता हूँ। तो COGS आ गई थी, आप उसी के आगे लिखेंगे मेरे साथ में। तो देखो ये आ गई आपकी COGS आ गई है, क्वांटिटी भी आ गई है और अमाउंट भी आ गया है। COGS में आप ऐड करेंगे सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। इसके बाद बड़ी सारी लाइन लगाएंगे, इसका नाम रखेंगे आप टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये यहाँ पे आ जाएगी। इसमें आप जोड़ेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी आपकी सेल प्राइस। सेल प्राइस। तो ये फॉर्मेट आपको कॉपी करना है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक का फॉर्मेट इसी के नीचे लिखना है वो वाला। तो जल्दी से इस फॉर्मेट को कॉपी करिएगा, फिर अपन कुछ नई बातें आपके साथ में करेंगे। 2-4 पॉइंट और लिखने हैं, फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे इस फॉर्मेट को वो देखेंगे। जल्दी से इसको नोट करिएगा, ऐसे ही नोट करिएगा। यहाँ क्वांटिटी यूनिट कुछ नहीं आएगा, इससे आगे चलेंगे तो यूनिट अपन लिखेंगे। हाँ जी, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जो हमने रिसेंटली एक फॉर्मेट बनाया है उसमें कई सारी बातें लिखनी है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में कॉपी करिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, प्रॉफिट 20% दिया हुआ है, सेल्स 12 रुपये पर यूनिट है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2000 यूनिट का, और ये 5 बातें आपसे पूछी हैं। तो पहले जल्दी से इसको एक बार कॉपी करिए, फिर मेरे साथ में इसका सोल्यूशन देखने वाले। कई सारी बातें होंगी जो आपको यहाँ पे सीखने को इसके अंदर मिलेंगी। एक बार लिखिए, तब तक मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेता हूं। एज इट इज़ कॉपी करिए इसको जल्दी से, फिर मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे और फिर अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर ये वाला एग्जाम्पल आप सीख गए ना तो लगभग मान के चलना आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने फाउंडेशन कोर्स में वो लगभग क्वेश्चन आपको बड़े इजीली आप उनको सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर नहीं किया हो तो आपके पास पॉज का ऑप्शन, आप पॉज करके चला लेना। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, ठीक है। आप सुबह सुबह आए, एक एग्जाम्पल है छोटा सा, उसका जवाब देना। आप सुबह सुबह आए, आपके पास में सुबह आपने शटर खोला तो आपके पास में 10 यूनिट दुकान में रखी हुई थी, ठीक है। 10 यूनिट दुकान में रखी हुई थी। फिर आप दिन भर में सामान बिजनेस करते गए तो आपने दिन में मार्केट से कुछ सामान और मंगवाया। अब आपने ना क्या करा कि 20 यूनिट और मंगवा ली आपके पास। तो मेरे को बताइए दुकान में अवेलेबल सामान कितना हो गया। आप सुबह आए, शटर खोला आपने, 10 क्वांटिटी आपकी दुकान में रखी हुई थी। आप दिन में 20 क्वांटिटी परचेज और करके ले आए, तो क्वांटिटी अवेलेबल कितनी हो गई आपके पास में? सर 30 हो गई। वेरी गुड, क्योंकि अब अपने पास में दुकान में टोटल सामान है ना वो अवेलेबल 30 यूनिट हो गया। फिर मैंने बोला इसमें से मैंने बेचना स्टार्ट किया, इसमें मैंने कुछ सामान बेचा। मान लीजिए मैंने सामान बेच दिया, इसके अंदर से 30 है, 12 यूनिट मैंने सोल्ड आउट कर दी, या थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसके अंदर से ना 22 यूनिट है ना वो सोल्ड आउट कर दी। ये सोल्ड कर दी मैंने, 22 यूनिट मैंने सोल्ड कर दी। तो बताइए मेरे पास बचेगा कितना? शाम को जब मैं दुकान बढ़ा के अपने घर जाऊंगा तो बचेगा कितना? तो आप क्या बोलेंगे सर देखो 10 सुबह था, 20 आप खरीद के लाए, अवेलेबल हुआ 30 में से आपने 22 सोल्ड कर दी, तो बच गया कितना? 8 बच गया। 8 बच गया बच्चे, ठीक है। और मैं शाम को घर पे चला जाऊंगा। अगले दिन दोबारा से आऊँगा तो मैं अगले दिन फिर दोबारा से आऊँगा, तो अगले दिन मुझे 8 यूनिट जो पिछले वाली बची हुई थी वो लिखी मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि आप जो सुबह सुबह आपने देखा टाइम पीरियड जब आपका शुरू हुआ, तो सुबह जो आपके पास में जो क्वांटिटी अवेलेबल होती है ना उसका नाम बच्चे होता है ओपनिंग स्टॉक नाम होता है उसका। जो सुबह सुबह आपके पास में जो टाइम पीरियड की शुरुआत में आपके पास में जो स्टॉक होता है उसका नाम बोलते हैं अपन ओपनिंग स्टॉक। फिर दिन में अपन खरीद के लाते हैं, उसको नाम बोलते हैं परचेज या फिर न्यू प्रोडक्शन। नया प्रोडक्शन कितना किया? 10 यूनिट का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका था, वो अपने पास रखी थी, 20 का हमने और प्रोडक्शन कर लिया, 22 बेच दी हैं, 8 बच गई हैं। इसका नाम होगा जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा? अच्छा जी, अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखो एक दिन का क्लोजिंग स्टॉक जब अगले दिन दुकान खुलेगी तो उसका क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। एक दिन का क्लोजिंग, अगले दिन का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। और ये साइकिल इस प्रकार से चलती रहेगी। फिर हम दोबारा नया प्रोडक्शन करेंगे, नया सोल्ड करेंगे, फिर क्लोजिंग, और ये साइकिल है जो आपकी चलती रहेगी। यहाँ पे आपको ना एक छोटी सी बात और बतानी है।
इसी एग्जाम्पल में ये। और मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि बताइए ये 8 जो यूनिट है ये कौन से वाले लोट में से बची हुई है, 10 वाले में से बची हुई है कि 20 वाले में से बची है। कहने का मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि फीफो मेथड से काम करते हैं अपन, फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से काम करते हैं, तो देखो जरा, सबसे पहले अपने पास 10 यूनिट रखी हुई थी, फिर 20 हमने नई बनाई, तो टोटल हमारे पास हो गई 30 में से अगर मैं बोलूं फीफो मेथड से बेचनी है मुझे, तो जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा। तो इसका मतलब मेरे पास में 10 यूनिट तो मैंने ये बेची, मतलब इस 22 में 10 तो ये बेच दी मैंने, और बाकी की 12 यूनिट बेची हैं वो इस 20 वाले लोट में से बेची। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब जो 8 यूनिट जो बची है वो सबसे बाद में जो स्टॉक आया था, मतलब 20 वाले लोट में से बची हुई है। ये फीफो मेथड हो गया, है ना। तो मैंने बोला भाई देखो, हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक कौन सी वाली क्वांटिटी बची है उसमें अपने को कुछ मेथड सीखने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बताया ना कि देखो यहाँ पे मैंने पूछा वैल्यू ऑफ स्टॉक बताइए, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, तो मेथड यहाँ पे अपने को सीखने पड़ेंगे कि फीफो मेथड है कि लीफो मेथड है, वेटेड एवरेज है कि सिंपल एवरेज मेथड है। तो आपको 2 बातें सीखनी है, एक पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का बनता है ओपनिंग, और क्वांटिटी अवेलेबल क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक जो हो उसमें जो नया प्रोडक्शन हो वो जोड़ दो, तो क्वांटिटी अवेलेबल मतलब 30 यूनिट है वो क्वांटिटी अवेलेबल कहलाएंगी, 8 यूनिट है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएंगी, और 22 यूनिट है वो क्वांटिटी सोल्ड कहलाएंगी। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे अपन अप्लाई करवा के देखते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ में ये सॉल्यूशन लिखिएगा, आप सॉल्यूशन लिखिएगा, एक टेबल बनाइएगा। सबसे पहले यहां पे लिखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है। तो अभी अभी देखो हमने जो फॉर्मेट लिखा था ना उसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो ऑफिस के खर्चों के बाद आपको लिखा मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है, और यूनिट मैंने बताई है 20,000 यूनिट है मेरे पास में, और ये है जी मैंने बनाई है 1,20,000 रुपये में मेरी बनी। तो फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, इधर मैंने क्वांटिटी लिख दी, उधर मैंने अमाउंट लिख दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब फिर फॉर्मेट को देखेंगे तो उसमें उसके अंदर आपको लिखा मिलेगा कि इसके अंदर आप ऐड करवाइएगा ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, क्या आपके पास में ओपनिंग स्टॉक कितना था। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, वो 2000 यूनिट आपके पास में रखी हुई है, 1 यूनिट 5 रुपए की है। तो मैंने यहाँ यूनिट वाले कॉलम में 2000 लिख दिया, और एट द रेट भी पता है मुझे 1 यूनिट 5 रुपए की है, तो ये आ गई मेरी 10,000 रुपये की। तो मैंने दुकान खोली तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 2000, और नया प्रोडक्शन मैंने कर लिया है 20,000। तो बताइए मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल कितनी हो गई है दुकान में, क्वांटिटी अवेलेबल कितनी हो गई सर, 2 पहले से था, 20 आप नए बना लिए, तो आपके पास में क्वांटिटी दुकान में अवेलेबल हो गई है 22,000। वेरी गुड, 22,000। अब क्वेश्चन को पढ़िए और पता करिए क्वांटिटी मैंने बेची कितनी है, क्वांटिटी सोल्ड कितनी है। सोल्ड है सर 16, इसका मतलब 22 मेरी दुकान में अवेलेबल है, 16 मैंने बेच दी, तो बच गई कितनी, 22 में से 16 घटा दो, कितने बचेंगे 6,000। इसका मतलब मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है वो क्वांटिटी है मेरी 6000। लेकिन मुझे अमाउंट नहीं पता इसका कि अमाउंट कितना है। जैसे ही मैं से अमाउंट पता लग जाएगा तो इसका नाम होगा जी COGS, COGS, और आप 22 में से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 16,000, और ये अमाउंट अपने को निकालना है। इस अमाउंट को निकालते ही अपन इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और 1 यूनिट का होता है 2 रुपये, तो ये अंदर इसके जोड़ेंगे तो ये निकलाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, जैसे ही टोटल कॉस्ट आएगी फिर फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे तो इसके अंदर अपन प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे। जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो ये इसका क्या निकलाएगा, सेल्स प्राइस निकलाएगा। ये फॉर्मेट फिल करना है, जल्दी से फॉर्मेट बनाइए, फिर मैं आपको ये फिल करना और सिखा देता हूँ।
तो यही फॉर्मेट था अपना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ओपनिंग, क्लोजिंग, एड लेस करते हैं अपन, फिर COGS, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल्स। सभी क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्मेट के अनुसार चलना है। देखिएगा, पहला सवाल मेरे मन में डाउट है कि सर ये ओपनिंग ऐड करा है, क्लोजिंग लेस करा है, ऐसा क्यों? और दूसरा सर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये खर्चा अलग से कैसे लिखा है? तो पहले का जवाब सुनिए, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का अपन ने ऐड लेस क्यों किया है? देखो, हमने एक बात बताइए, क्वांटिटी बेची कितनी हमने? 16 क्वांटिटी, हमने 16,000 क्वांटिटी बेची। दुकान में अवेलेबल कितनी है? 2,000 तो पहले थी, 20 और आई। दुकान में अवेलेबल थी हमारे पास में 22,000। तो एक बात बताइए, जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट क्वांटिटी सोल्ड का निकाला जाएगा या क्वांटिटी अवेलेबल है उनका निकाला जाएगा? भाई जितना सामान बेचेंगे उतने का ही तो प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो बताइए, क्वांटिटी बेची कितनी है? 16। इसका मतलब जब 16 का प्रॉफिट निकालें तो कॉस्ट भी 16,000 यूनिट की होनी चाहिए और सेल्स भी कितने 1000 यूनिट की होनी चाहिए? 16,000 की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देके बताता हूं आपको। मान लीजिए आप ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट बनाते हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपने 10 किलो सामान खरीद के लाए, आप 100 रुपये का सामान खरीद के लाए, ठीक है। उसमें से आपने 8 किलो सामान बेच दिया, मान लीजिए 120 रुपये में सामान बेच दिया 8 किलो। तो बताइए मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? सर वेरी गुड, प्रॉफिट सर ऐसे हो गया, देखो 120 माइनस 100, सर प्रॉफिट 20 हो गया। नहीं जी नहीं, गलत। आपने क्वांटिटी कितनी बेची है? 8, और आपका कॉस्ट प्राइस कितने का है? 10 किलो का। कहने का मतलब अगर प्रॉफिट निकालना है तो 8 किलो का ही प्रॉफिट निकालोगे, तो कॉस्ट भी कितने की होनी चाहिए? 8 किलो की होनी चाहिए। इसलिए जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे तो याद करो, आप इधर लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक 2 किलो का, और 2 किलो का 20 रुपये, इसका मतलब टोटल 140। तो प्रॉफिट 20 नहीं, प्रॉफिट कितना है आपका? 40 रुपये। तो कहने का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे आप? ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते थे, और प्रॉफिट अपने आप आ जाता था, उसमें एड लेस करने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि ये कॉस्टिंग है, यहाँ पे अकाउंट नहीं है, यहाँ पे आपको एड लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉस्ट निकालनी है 8 यूनिट की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी थोड़ी सी समझ में आई होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो अपन क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा करते थे, कॉस्टिंग में वो इधर माइनस करके दिखाना होता है, इसलिए ओपनिंग को ऐड करते हैं और क्लोजिंग को लेस करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला भाई देखो, ये 20,000 की कॉस्ट है, ये 2,000 की कॉस्ट है, तो ये 22 की होगी। 22 में से अगर 6,000 की कॉस्ट मैं घटा दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट कितने की बच जाएगी? 16,000 की। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट मेरे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो बताइए बच्चों, यहाँ तक जो 16,000 रुपये तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर हमको समझ में आया। तो चलो आगे चलो। फिर मैंने बोला 1 यूनिट बेचने का खर्चा होता है ना बेटा, वो 2 रुपये होता है। तो मेरे को बताओ 16,000 यूनिट बेचने का खर्चा कितना रुपये होगा? सर 32,000 रुपीज़ खर्चा होगा। वेरी गुड। 1 यूनिट बेचने का 2 रुपये खर्चा होता है, तो 16,000 बेचने का खर्चा कितना होगा? 32। बस अपने को ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल जाए ना, तो ये सारी टेबल फिल हो जाए और सवाल अपना पूरा का पूरा सोल्व हो जाए। तो बस अपने को एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन और करनी है। तो चलिए मेरे साथ में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सीखेंगे। यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा मिटा के वर्किंग नोट बना रहा हूँ। लिखो बेटा, वर्किंग नोट लिखो। वर्किंग नोट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, ब्रैकेट में मैंने लिखा है फीफो मेथड। फीफो मेथड। तो पहले तो मेरे साथ थोड़ा सा आप मेरी मदद करिए। मदद कैसे करेंगे? मुझे ये बताओ, ये जो 6,000 यूनिट बची है ना, ये कौन से वाले लोट में से बची हैं? 2,000 वाले लोट में से बची हैं या 20,000 वाले लोट में से बची हैं? फीफो मेथड ध्यान रखना। फीफो मतलब पहले आओ पहले जाओ। तो पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, इसका मतलब सबसे पहले आपने ये बेचा, ये गया। फिर आपने इसमें से बेचना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बचेगा वो इसी लोट में से बचेगा। तो इसका मतलब ये 6,000 यूनिट जो है ये इसी लोट में से बची हुई है। और ये 6,000 यूनिट है, ये जो 20,000 यूनिट है, ये कितने की थी? 1,20,000 रुपये की। तो यहाँ लिखना 1,20,000 रुपये की थी 20,000 यूनिट्स, लेकिन इसके अंदर से 6,000 यूनिट्स हैं आपकी बची हुई हैं। तो ये कितने रुपए की यूनिट बची हुई है? तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36,000 रुपीज़। 36,000 रुपीज़।
तो 36 आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास में 36,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो जनाब इसका जोड़ लगाएंगे तो यह आ जाएगा 94,000 रुपीज़। तो जो 16,000 यूनिट आपने बेची है उनकी कॉस्ट कितनी है आपकी 94। इसमें 32 ऐड करेंगे तो 32 ऐड करेंगे तो यह आएगा 1,26,000। और इसमें प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोला है 20% प्रॉफिट, 20% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट आपकी 1,26,000 और इसका जो 20% अब आप करेंगे तो ये आएगा 25,200 रुपये। और ये टोटल आ जाएगा आपका 1,51,200। यहाँ तक लिखिएगा 1,51,200। मेन बात थी जी ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे बचा है और कितने रुपए का बचा है। अब आंसर लिखिएगा, एक एक करके आंसर लिखिएगा। जो पांचों आंसर पूछे हैं, पहला आंसर लिखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल बोले तो 2,000 तो ये बची हुई थी और 20,000 आपकी ये बची हुई थी। तो यहाँ पे लिखिएगा COP ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल्स कि आपकी दुकान में क्वांटिटी कितनी थी। तो सबसे पहले इसमें मैंने जोड़ा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था 2,000 तो क्वांटिटी थी, अमाउंट था इसका 10,000 रुपये। और फिर मैंने न्यू प्रोडक्शन किया। न्यू प्रोडक्शन क्वेश्चन ने बताया मेरे को नया सामान हमने बनाया है, वो बनाया था 20,000 यूनिट बनाई थी हमने, और ये बनाई थी 1,20,000 रुपये की बनाई थी। इसका मतलब मेरे पास 22,000 और 1,30,000 रुपये मेरा आंसर हो गया। पहले का आंसर हो गया कि क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल थी 22,000 जिसकी कॉस्ट आई थी मेरे 1,30,000। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पहले का आंसर ये हो गया है। अब दूसरा इसी को, अच्छा एक बात और यहाँ पे, इसी 1,30,000 को निकालने का ना एक तरीका और भी है। देखो जरा इसी डायग्राम में आओ, इसी चारों बातों पे आओ। देखो हमने बोला 20 + 2 22 अवेलेबल है, तो इनको जोड़ लिया 31 आंसर आ गया। अगर ये 31 आंसर मुझे COGS से चल के निकालना हो, रिवर्स ऑर्डर में चल के निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा। 16 मैंने बेच दी, 6 मेरे पास में भी पड़ी हुई है। 16 और 6 कितने होते हैं 22, और 20 और 2 भी कितने होते हैं 22। तो मतलब 16 और 6 और 94 और 36 को जोड़ लूंगा तब भी आंसर कितना आएगा 1,30,000। तो इसका एक आंसर और लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आप लिखना क्लोजिंग स्टॉक जितना हो, क्लोजिंग स्टॉक कितना था मेरा, क्लोजिंग स्टॉक था 6,000 तो यूनिट था और 36,000 रुपीज़ का था। और इसके अलावा प्लस कर देना COGS। और COGS कितना था मेरा, COGS था 16,000 तो यूनिट था और मेरा 94,000। तो भी आपका आंसर वही आएगा 22,000 तो क्वांटिटी और 1,30,000 रुपये आपका आंसर। तो ध्यान रखना भाई, इसको निकालने के ना दो तरीके हैं, या तो ओपनिंग प्लस न्यू प्रोडक्शन या फिर क्लोजिंग प्लस क्वांटिटी सोल्ड का या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का टोटल कॉस्ट आपका। तो पहले का आंसर हो गया हमारा कि क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल कितना है। यहाँ तक लिखिए जल्दी, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा पूछा था आपसे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल,
तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल देखो ये वाली है, टोटल कॉस्ट बोल दो, या फिर इसको आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये 1,26,000 इसका आंसर हो गया। सेकंड का जो आंसर हो गया, सेकंड आंसर लिखिएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो गया आपका 1,26,000 रुपये, ये सेकंड का आंसर। तीसरा पूछा आपसे प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा, तो थर्ड का लिख दो प्रॉफिट पर यूनिट। तो टोटल प्रॉफिट देखो कितना कमाया है, 25,200 रुपये कमाए हैं। कितनी क्वांटिटी बेच के, 16,000 क्वांटिटी बेच के, तो इसका आंसर आ जाएगा। और चौथा आंसर मैंने दे चुका हूँ, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और पांचवा सेल्स है। दोनों आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। तो ये इनके आंसर आपके पास में हो जाएंगे। 1.575, तो ये आएगा 1.575। क्लोजिंग स्टॉक आ गया है और COGS आपका आ गया 94। लास्ट का आंसर हो जाएगा COGS 94,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक एक बार लिखो और रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो समझ में नहीं आई हो तो एक बार कुछ नोटिंग और करनी है, फिर इस क्लास में इतना ही रखेंगे। चलिए जी, इसी को मैं एक छोटा सा नोट लिखवा रहा हूँ आपको, और इस एग्जाम्पल को एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से शांति से देखेंगे, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में बड़ा काम आएगा ये। तो एक छोटा सा नोट लिखना भाई, इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इसी के नीचे नोट लिख लेना, इन कॉस्ट अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक may be valued by पहला FIFO मेथड, दूसरा LIFO मेथड, तीसरा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, चौथा सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। फिर लिखना आगे, इन द absence of information always use FIFO method, that is value of closing stock equal to COP divided by quantity produced multiply by unsold quantity। ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइड COP डिवाइड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाई अनसोल्ड स्टॉक। अगर क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं हो तो FIFO मेथड ही लगाना है, और फाउंडेशन में जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो FIFO मेथड के ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पढ़ के चलना है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था, ध्यान हो तो FIFO मेथड हमने यहाँ पे लगा के चले थे। ठीक है भाई, चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ, मिल जाएगा आपको अभी। बाय।